इस कहानी में हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखेंगे। एक रात वो सब साथ में पार्टी करने एक बीच पर जाते हैं, लेकिन उस दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। अचानक रेत के अंदर से कुछ छोटे छोटे टेंटिकल्स उन सबको अपना शिकार बनाने लगते हैं। वो इंसानों को नोचने के बाद उन्हें रेत के अंदर खींच लेते हैं। इस मॉन्स्टर की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। सिर्फ वही लोग अब तक बचे थे जो लोग रेत के स्पर्श में नहीं थे। लेकिन क्या अब वो इस रेत को बिना छुए इस जगह से जा पाएंगे, या फिर उनकी भी मौत यहीं पर लिखी हुई है। फिल्म की शुरुआत एक बीच पर चल रही स्टूडेंट्स की पार्टी से होती है, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे। इसी दौरान एक लड़का सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मिच सबके फोन्स कलेक्ट कर लेता है ताकि पार्टी की कोई भी क्लिप इंटरनेट पर लीक ना हो। इसी बीच वैंस और गिलबर्ट नाम के दो लड़के समुद्र किनारे से एक अजीब सा चिपचिपा गोला उठाकर ले आते हैं। उसे देखते ही सबको घिन आने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब दोबारा पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये अजीब सी चीज अगली सुबह उन सब के लिए मौत बनने वाली है। अगली सुबह सभी बीच पर बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। केली मिच के साथ लेटी होती है, जबकि उनके दोस्त वैंस, रॉनी, जेनी और जोना पास ही खड़ी एक कार के अंदर सो रहे होते हैं। केली जब नींद से जागती है तब वो बाहर निकलती है। इसी दौरान वो देखती है कि एक पक्षी उड़ते हुए जमीन पर आता है, लेकिन उसी पल वो किसी रहस्यमयी वजह के चलते रेत के अंदर धंस जाता है। ये देख केली बुरी तरह घबरा जाती है और सबको चेतावनी देने के लिए भागती है, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसकी नजर मार्शा पर पड़ती है, जो बेंच पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। जैसे ही वो हिलने की कोशिश करती है, उसके पैर रेत में बुरी तरह फंस जाते हैं और वो 1 इंच भी नहीं हिल पाती। उसकी चीखें सुनते ही वैंस बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। केली उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वैंस उसकी एक नहीं सुनता। जैसे ही वो रेत पर गिरता है, नीचे छिपा हुआ खौफनाक मॉन्स्टर उसके चेहरे पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में रेत उसके पूरे चेहरे को बुरी तरह नोच डालती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी आंख तक बाहर निकल आती है, और देखते ही देखते वैंस और मार्शा दोनों रेत के अंदर समा जाते हैं। अपने दो दोस्तों को आंखों के सामने मरते देख बाकी सब लोग सदमे में आ जाते हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि इस मौत के जाल से बाहर निकलें तो कैसे। सबसे पहले उन्हें पुलिस को कॉल करने का ख्याल आता है, लेकिन तब याद आता है कि सारे फोन्स कार की डिक्की में बंद हैं। जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी थी। अब सबको एहसास हो जाता है कि वो इस सुनसान बीच पर पूरी तरह फंस चुके हैं। इसी दौरान केली अपना हाथ धीरे से रेत के बिल्कुल पास ले जाती है। तभी रेत के अंदर से पतले सफेद धागे जैसे टेंटिकल्स निकलते हैं और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देख केली और मिच दोनों समझ जाते हैं कि रेत के नीचे कोई जिंदा और बेहद खतरनाक चीज छिपी हुई है। तभी गिलबर्ट की नींद खुलती है। पिछली रात किसी ने मजाक में उसे डस्टबिन के अंदर बंद कर दिया था। गुस्से में वो बाहर निकलने लगता है, लेकिन सब उसे वहीं रुकने के लिए चिल्लाने लगते हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वैंस और मार्शा मर चुके हैं, तब वो भी चुपचाप वहीं रुक जाता है। मिच और केली पास के केबिन में चले जाते हैं। इसी बीच जोना उन दोनों को देखकर जलन महसूस करता है। दरअसल कुछ वक्त पहले जोना और केली रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका था। लेकिन केली को अब भी इस बात का दुख था कि जोना ने इतनी जल्दी उसकी ही फ्रेंड के साथ नया रिलेशनशिप शुरू कर लिया। अब पांचों की सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि शायद कोई और इंसान बीच पर आ जाए और उनकी मदद कर दे। उधर रॉनी, जिसने अभी अभी वैंस को खोया था, अपनी माँ के नाम एक इमोशनल लेटर लिखने लगती है, ताकि अगर उसके साथ भी कुछ हो जाए तो कम से कम उसकी माँ को उसका आखिरी मैसेज मिल सके। कुछ देर बाद सबसे डरावनी बात सामने आती है। उन्हें एहसास होता है कि पिछली रात पार्टी में मौजूद बाकी सब लोग भी गायब हो चुके हैं। मतलब वो सब भी वैंस और मार्शा की तरह रेत के नीचे दफन हो चुके हैं। इसी बीच केली की नजर समुद्र के किनारे पड़ी उस चिपचिपी चीज पर पड़ती है, जो अब टूट चुकी थी। सबको समझ आ जाता है कि वो असल में किसी खौफनाक क्रीचर का अंडा था, और उसमें से निकला हुआ मॉन्स्टर ही रेत के नीचे छिपकर इंसानों का शिकार कर रहा है। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि क्योंकि मॉन्स्टर अभी अभी पैदा हुआ है, इसका मतलब उसके टेंटिकल्स शायद अभी पूरे एरिया में नहीं फैले होंगे। ये सोचकर केली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सॉसेज के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग दूरी पर रेत में फेंकने लगती है, ताकि पता चल सके कि मॉन्स्टर के टेंटिकल्स कितनी दूर तक फैले हुए हैं। इसी दौरान गिलबर्ट एक और पक्षी को रेत में डूबते हुए देख लेता है। अब उसे भी यकीन हो जाता है कि उसके दोस्त सच बोल रहे थे। बाकी सब लोग केली को सॉसेज बर्बाद करने से मना करते हैं, क्योंकि वही उनके पास बचा हुआ आखिरी खाना था। लेकिन केली हार नहीं मानती। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। जब सबसे दूर फेंका गया सॉसेज रेत में नहीं डूबता, तो वो समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर वहां तक नहीं फैला हुआ है। ये जानकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जगह अब भी उनसे काफी दूर थी और वहां तक पहुंचने का कोई जरिया उनके पास नहीं था। तभी जोना को कार के पीछे रखे 2 सर्फ बोर्ड्स याद आते हैं। वो बहुत संभल कर एक सर्फ बोर्ड रेत पर रखता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। हैरानी की बात ये थी कि वो रेत में बिल्कुल नहीं डूबता। जोना धीरे धीरे सर्फ बोर्ड पर बैलेंस बनाते हुए पास रखी एक लकड़ी की टेबल तक जाने लगता है, लेकिन टेबल के
पास पहुंचते ही सर्फ बोर्ड अपने आप हिलने लगता है। तभी जोना का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका पैर लगभग रेत को छू लेता है। बस इतनी सी देर में सफेद धागे जैसे टेंटिकल्स उसके पेट से चिपक जाते हैं। किसी तरह वो टेबल पर छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसके पेट पर गहरा जख्म हो चुका था। सब सोचने लगते हैं कि शायद मॉन्स्टर के टेंटिकल्स में कोई जहर भी है। खुशकिस्मती से टेबल पर जोना को खाने और ड्रिंक्स से भरा एक बैग मिल जाता है। सामान निकालते वक्त उसके हाथ से एक केला नीचे गिर जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि केला रेत में बिल्कुल नहीं डूबता। जोना तुरंत समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पिछली रात कैंप फायर जलाई गई थी। मतलब मॉन्स्टर आ गया उसकी राख के नीचे से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन इसी दौरान उसके पेट का जख्म और भी खतरनाक होता जा रहा था। उसमें से पस निकलना शुरू हो जाता है और दर्द हर मिनट बढ़ता ही जा रहा था। केली उसे हिम्मत देती है और बैग में रखा हुआ पानी और कोल्ड ड्रिंक्स सबके पास पहुंचाने को कहती है। जोना किसी तरह दर्द सहकर सबको बोतलें फेंकता है, लेकिन उसके पेट के घाव हर गुजरते मिनट के साथ और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। कुछ ही देर में उसके पेट पर बने फोड़े एक एक करके फटने लगते हैं। दर्द इतना ज्यादा होता है कि जोना चीखते हुए वहीं टेबल पर गिर जाता है। वहीं रेत पर पड़े सर्फ बोर्ड्स अपने आप हिलने लगते हैं। इससे सबको समझ आ जाता है कि रेत के नीचे छिपा मॉन्स्टर अब पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका है। इसी बीच केली की नजर कार के टायर्स पर पड़ती है। सफेद टेंटिकल्स धीरे धीरे टायर्स से चिपककर पूरी कार को रेत के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब सबको एहसास हो जाता है कि अगर उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो मॉन्स्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि उनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी गिलबर्ट एक आइडिया देता है। वो कहता है कि उनकी आखिरी उम्मीद कार की डिक्की में रखे मोबाइल फोन्स ही हैं। ये सुनते ही रॉनी एक प्लान बनाती है। वो कार के बम्पर पर खड़ी होकर बहुत संभल कर डिक्की खोलने लगती है, लेकिन जैसे ही डिक्की खुलती है अंदर रखा हुआ कार का हॉर्न अचानक लगातार बजने लगता है। इतनी तेज आवाज सुनकर रॉनी बुरी तरह घबरा जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी उंगली डिक्की के ढक्कन में बुरी तरह फंस जाती है। वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। तभी दूर से एक बीच पेट्रोल ऑफिसर वहां पहुंचता है, लेकिन बिना कुछ समझे ही वो ये मान लेता है कि ये सब नशे में धुत कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और यहाँ ये सब बेकार का ड्रामा कर रहे हैं। केली बार बार चिल्लाकर उसे गाड़ी के अंदर ही रहने को कहती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। जैसे ही वो आराम से रेत पर चलना शुरू करता है सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके पैर बिल्कुल भी रेत में नहीं फंसते। तब कैमरा उसके बूट्स पर फोकस करता है और पता चलता है कि उसके मोटे लेदर बूट्स की वजह से मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उसके पैरों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। यानी लेदर के ये बूट्स उस क्रीचर के खिलाफ एक तरह की शील्ड का काम कर रहे थे। ऑफिसर सबसे पहले जोना के पास जाता है। उसके पेट की हालत देखकर भी उसके चेहरे पर जरा सी भी सहानुभूति नहीं आती। वो जोना की मदद करने के बजाय उसे और उसके दोस्तों को नशेड़ी और बेवकूफ कहकर बेइज्जत करने लगता है। उसके बाद वो केली और मिच को भी डांटने लगता है और उन्हें गैर जिम्मेदार टीनेजर्स बताता है। इतना ही नहीं, वो केली के सामने फ्लर्ट करने लगता है। जब केली उसे सीधा मना कर देती है तो उसका अहंकार आहत हो जाता है। गुस्से में वो धमकी देता है कि अगर सब लोग नीचे नहीं उतरे तो वो उनके ऊपर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसी वक्त उसके हाथ से कार की चाबी रेत पर गिर जाती है। जैसे ही वो चाबी उठाने के लिए झुकता है उसका हाथ रेत से चिपक जाता है। अगले ही पल सफेद टेंटिकल्स उसके हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। ऑफिसर दर्द से चीखने लगता है। तब केली जोर से चिल्लाकर उससे कहती है कि मॉन्स्टर पर पेपर स्प्रे छिड़को। ऑफिसर उसकी बात मानकर स्प्रे छिड़कने लगता है। कुछ पलों के लिए मॉन्स्टर की पकड़ ढीली पड़ जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड क्रीचर और भी ज्यादा गुस्से में आकर ऑफिसर का आधा हाथ ही चबा डालता है। खून हर तरफ फैल जाता है। ऑफिसर बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी घबराहट ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आखिरकार मॉन्स्टर उसे पूरी तरह रेत के अंदर खींच लेता है। जैसे ही ऑफिसर गायब होता है केली तुरंत उसका गिरा हुआ पेपर स्प्रे उठा लेती है। अब मिच के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो सोचता है कि अगर ऑफिसर के लेदर बूट्स ने मॉन्स्टर को रोक दिया तो शायद वो अपनी सैंडल्स पर मोटे टॉवेल्स बांधकर रेत के ऊपर भागकर पुलिस की कार तक पहुंच सकता है। सबके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए टॉवेल्स उसकी तरफ फेंक देते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मिच टॉवेल्स पकड़ने की कोशिश करता है उसके नीचे लगी लकड़ी की रेलिंग अचानक टूट जाती है, जिससे मिच सीधा रेत पर जा गिरता है। अगले ही पल मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है। सफेद टेंटिकल्स उसके पूरे शरीर को लपेट लेते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उसे बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके रेत के अंदर घसीट ले जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मिच को मरते देख केली पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच रॉनी की उंगली किसी तरह डिक्की से बाहर निकाल ली जाती है। उसकी उंगली से लगातार खून बह रहा था, इसलिए सब लोग तुरंत उस पर मोटा टॉवेल बांध देते हैं। उधर टेबल पर पड़ा जोना दर्द से तड़पते हुए केली से अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। ये सुनकर केली की आंखें भर आती हैं, लेकिन ये भावनाएं दिखाने
घबराने का वक्त नहीं था। वो तुरंत एक नया प्लान बताती है। उसका आइडिया था कि टूटी हुई रेलिंग को रेत के ऊपर पुल की तरह बिछाया जाए। सबसे पहले वो उसके सहारे जोना तक पहुंचेगी और फिर वहां से पुलिस की कार तक जाने की कोशिश करेगी। केली बहुत संभल कर रेलिंग को रेत पर रखती है और धीरे धीरे उसके ऊपर चलती हुई जोना तक पहुंच जाती है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मॉन्स्टर तब तक गिलबर्ट के डस्टबिन के नीचे भी पहुंच चुका था। रॉनी के खून की गंध ने क्रीचर को उस तरफ खींच लिया था। केली और जेनी किसी तरह बेंच तक सुरक्षित पहुंच जाती हैं। अब रॉनी भी बहुत संभल कर उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचती है, उसकी जख्मी उंगली से बंधा हुआ टॉवेल ढीला हो जाता है और खून की कुछ बूंदें रेत पर टपक जाती हैं। बस इतना ही काफी था। रेत के नीचे छिपा मॉन्स्टर तुरंत उसके खून की तरफ झपटता है। सफेद टेंटिकल्स उसके हाथ से चिपक जाते हैं और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। रॉनी रेलिंग से फिसलकर सीधा रेत पर गिर पड़ती है। केली तुरंत पेपर स्प्रे निकालकर मॉन्स्टर पर छिड़कती है। कुछ पलों के लिए क्रीचर पीछे हटता जरूर है, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अगले ही सेकंड टेंटिकल्स दोबारा रॉनी को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह घसीटते हुए रेत के अंदर खींच ले जाते हैं। सबके सामने रॉनी भी दर्दनाक मौत का शिकार हो जाती है। अब जेनी के पास रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो अपने पैरों और शरीर पर टॉवेल्स लपेट लेती है और पूरी ताकत से पुलिस की कार की तरफ दौड़ पड़ती है। किसी तरह वो कार के बोनेट पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और मॉन्स्टर उसके पास पहुंचने से पहले ही वो खुद को बचा लेती है। उधर डस्टबिन के अंदर फंसा गिलबर्ट जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। केली और जेनी उसे बस कुछ और पल रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। मॉन्स्टर डस्टबिन के नीचे तक पहुंच चुका था। अचानक पूरा डस्टबिन जोर जोर से हिलने लगता है। अगले ही पल टेंटिकल्स गिलबर्ट के पैरों से लिपट जाते हैं। दर्द के मारे गिलबर्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। वो बचने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। अचानक रेत के नीचे से इस क्रीचर के विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और गिलबर्ट को रेत के अंदर खींच लेते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मॉन्स्टर इतना ताकतवर हो चुका था कि वो पुलिस की कार को भी जोर जोर से हिलाने लगता है। तेज झटकों की वजह से जेनी कार के बोनेट पर गिरकर अपना सिर जोर से टकरा लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। केली बार बार उसका नाम लेकर चिल्लाती है, लेकिन जेनी बिल्कुल भी होश में नहीं आती। अब केली और जोना के पास उसके होश में आने का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। कई घंटों बाद आखिरकार जेनी को होश आ जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलती हैं, उसकी नजर पुलिस कार की छत पर रखी एक इमरजेंसी इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर पड़ती है। वो बिना एक पल गंवाए राफ्ट को नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही राफ्ट अपने आप हवा से भर जाती है। इसी राफ्ट की मदद से केली और जोना किसी तरह पुलिस कार तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जोना पहले कार के अंदर चढ़ जाता है, लेकिन केली जैसे ही अंदर घुसने वाली होती है, तभी रेत के नीचे से एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ टेंटेकल अचानक बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। अब तक मॉन्स्टर अपना पूरा और सबसे खौफनाक रूप ले चुका था। केली किसी तरह कार की छत पर चढ़ जाती है। वहाँ उसे एक पेट्रोल का कैन मिल जाता है। वो बिना देर किए पेट्रोल टेंटेकल पर डाल देती है और उसमें आग लगा देती है। आग लगते ही मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है और टेंटेकल्स पीछे हट जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर केली भी कार के अंदर आ जाती है, लेकिन अंदर आते ही माहौल एकदम खामोश हो जाता है। केली और जेनी जब जोना की तरफ देखती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। जहर और गहरे जख्मों की वजह से जोना की मौत हो चुकी थी। कई घंटों तक दर्द सहने के बाद आखिर उसकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। केली आंसुओं के साथ उसका हाथ पकड़कर आखिरी बार उसे अलविदा कहती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके लगभग सारे दोस्त इस खूनी मॉन्स्टर का शिकार बन चुके थे। अब न उनमें लड़ने की ताकत बची थी और न ही भागने की। इसलिए दोनों थककर एक दूसरे का सहारा लेकर वहीं कार के अंदर सो जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद अगली सुबह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन न हो। अगली सुबह कार की खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज से उनकी आंख खुलती है। बाहर एक सर्फर खड़ा होता है। वो हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। केली और जेनी कार से बाहर निकलती हैं। वो देखकर हैरान रह जाती हैं कि रेत के नीचे छिपा मॉन्स्टर अब वहां से गायब हो चुका था। दोनों कांपते हुए रेत पर चलने लगती हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में हमें समुद्र के अंदर एक बहुत ही विशाल जेलीफिश जैसा मॉन्स्टर तैरता हुआ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे एक और बीच की तरफ बढ़ रहा था। यानी केली और जेनी तो बच गईं, लेकिन ये खौफनाक मॉन्स्टर अब अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुका था।